नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंधों को जानने से पहले संघवाद की विशेषताओं को जैसा कि हम जान चुके हैं, और केंद्र राज्य संबंधों के सिलसिले में हम जानते हैं कि इन संबंधों का अध्ययन कुछ दृष्टिकोणों के आधार पर किया जाता है। और केंद्र राज्य संबंधों के विविध प्रकार विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों में परीक्षा में अक्सर सवाल आते हैं, और ये आपके कंपटीशन में भी सवाल। तो आइए जानते हैं केंद्र राज्य संबंधों को। तो केंद्र राज्य संबंधों का परिचय दें तो संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियां विधायी, कार्यपालक और वित्तीय केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित है। केंद्र राज्य के संबंधों का अध्ययन 3 दृष्टिकोणों से किया जा सकता है: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध एवं वित्तीय संबंध। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित अनुच्छेदों को देखें तो पहला अनुच्छेद विषय वस्तु से संबंधित अनुच्छेदों को देखें तो अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद द्वारा राज्य विधायकों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार है। 246 संसद एवं राज्य विधायकों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु का उल्लेख है। 246 ए जीएसटी के बाद ये जोड़ा गया है। वस्तु और सेवा कर के संबंध में जीएसटी के संबंध में विशेष प्रावधान है। 247 कतिपय अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का संसद का अधिकार है। 248 विधायन की अवशेष शक्तियां यानी अवशिष्ट शक्तियां किसको मिलेंगी उसके बारे में उल्लेख है। 249 राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति है। 250 राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 251 अनुच्छेद 249 व 250 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानून एवं राज्य विधायकों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता है। अनुच्छेद 250 राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 251 अनुच्छेद 249 व 250 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून एवं राज्य विधायकों द्वारा बनाए गए कानून के बीच की असंगतता बताता है। अनुच्छेद 252 2 या अधिक राज्यों के लिए उसकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा विधायन को अंगीकार करना होता है। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अमल के लिए विधायन है। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाए गए कानूनों तथा राज्य विधायकों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच की असंगति है। अनुच्छेद 255 अनुशंसाओं तथा पूर्व अनुमोदनों को प्रक्रियागत मामलों के रूप में देखने की जरूरत है। तो इस प्रकार केंद्र राज्य विधायी संबंधों से जुड़े हुए ये अनुच्छेद हैं। केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार अगर हम देखें तो संविधान ने केंद्र एवं राज्यों को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में स्थानीय सीमाओं को लेकर विधायी संबंधों को कुछ तरीकों से परिभाषित किया है। पहला परिभाषित करने का तरीका है कि संसद पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। भारत क्षेत्र में राज्य भी शामिल है। केंद्र शासित राज्य और किसी अन्य क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में माना जाता है। दूसरी बात है कि राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों को राज्य के बाहर के क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता। अगर राजस्थान के राज्य विधानमंडल ने कोई कानून बनाया है तो वह उसका लागू करना राजस्थान के राज्य विधानमंडल पर होगा, लेकिन अगर उस कानून का संबंध किसी बाहरी राज्य क्षेत्र से है, राज्य और वस्तु के संबंध में प्राप्त हो, कोई विषय क्षेत्र हो बाहर, तब वह 2 राज्यों पे भी लागू हो सकता है। लेकिन सामान्यतः राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून राज्यों में ही लागू होते हैं। केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं उनकी विश्व में किसी भी संपत्ति पर लागू होता है। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान का मतलब है ऐसा विधान जिसका संबंध देश या देश की सीमाओं से बाहर भी हो। तो इसी प्रकार यद्यपि संविधान ने क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले में संसद पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं, दूसरे शब्दों में संसद के कानून कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। तो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां संसद के कानून लागू नहीं होंगे? अगर उसे हम देखें तो राष्ट्रपति 5 केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। ये कौन से क्षेत्र हैं? ये हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली, दमन व दीव और लद्दाख। इस प्रकार बनाया गया विनियमन संसद के किसी अधिनियम के समान ही प्रयोज्य और प्रभावी होगा। इन संघ शासित प्रदेशों के संबंध में संसद के किसी भी अधिनियम को निरसित या संशोधित करने का भी अधिकार है।
दूसरी बात, राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्रों में लागू न करे या उसमें कुछ विशेष संशोधन कर दे। असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र में प्रयोग न कर कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए कह सकता है। तो इस प्रकार कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। राष्ट्रपति को भी इस तरह की शक्ति है कि वो जनजातीय क्षेत्र यानी स्वायत्त जिलों मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के लिए राष्ट्रपति को इस तरह की शक्ति प्राप्त है जैसी राज्यपाल को प्राप्त है। अच्छा, दूसरी बात ये कि विधायी विषयों का बंटवारा अगर देखें, केंद्र राज्य संबंधों के विधायी संबंधों में दूसरा बिंदु है विधायी विषयों का बंटवारा कैसे होगा। तो संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी विषयों के संबंध में 3 तरह की व्यवस्था की है। 3 तरह की सूचियां हैं। पहली सूची है संघ सूची, दूसरी सूची है राज्य सूची और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। संघ सूची से संबंधित किसी भी मसले पर कानून बनाने की संसद की विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। इस सूची में इस समय 98 विषय हैं, जैसे रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, ये सब संघ सूची के विषय हैं। दूसरी सूची है राज्य सूची। राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर लागू करने की शक्ति प्राप्त है। इसमें मूलतः 66 विषय थे और विषयों में घटोतरी या बढ़ोतरी होती रहती है। इन विषयों में शामिल है सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य, कृषि, जेल, स्थानीय शासन, बाजार आदि। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। इस सूची में मूलतः तो 47 विषय थे, इस समय 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में कौन से विषय हैं? सिविल प्रक्रिया, विवाह और तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण आदि। तो इस प्रकार ये विषय हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ये 5 विषय कौन से हैं? ये 5 विषय हैं शिक्षा, वन, नाप व तोल, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, संविधान एवं उच्चतम व उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का संगठन। तो इस प्रकार ये 3 तरह की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो भारत के किसी भूभाग के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है जो कि किसी भी राज्य में शामिल नहीं हो, भले ही वह विषय राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। इस प्रावधान का संदर्भ संघीय क्षेत्र अथवा अधिग्रहित क्षेत्र से बनता है। 101वें संशोधन अधिनियम 2016 में ये प्रावधान किया गया कि वस्तु व सेवा कर से संबंधित विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। इसी अनुसार संसद तथा राज्य विधायकों को संघ अथवा राज्य द्वारा अधिरोपित वस्तु और सेवा कर के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। संसद को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह वस्तु और सेवा कर के विषय में कानून बनाए। यदि वस्तु और सेवा कर यानी GST दोनों की आपूर्ति अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य से की जा रही हो तो संसद उस पर कानून बना सकती है। जहाँ तक अवशिष्ट सूची का सवाल है, अर्थात ऐसे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तीनों में ही शामिल नहीं हैं, उन्हें हम अवशिष्ट विषय कहते हैं। उस पर विधान बनाने का अधिकार संसद को है। इन अवशिष्ट शक्ति में अवशिष्ट करों के आरोपण के संबंध में विधान बनाने की शक्ति भी शामिल है। तो इसका मतलब जो ऐसे विषय जो तीनों सूचियों में नहीं है उस पर कौन बार कानून बनाएगा, उस पर संसद कानून बनाएगी। राज्य विधानमंडल पर केंद्र के नियंत्रण का जहां तक सवाल है तो अपवादजनक परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद सीधे विधान बना सकती है। हमने बताया कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है। हमने ये भी बताया कि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, लेकिन अपवाद की परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर सीधे कानून बना सकती है। तो संविधान को केंद्र की राज्य सूची के नियंत्रण के लिए शक्ति बनाने का अधिकार है। राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को उन पर विशेष वीटो की शक्ति प्राप्त है। राज्य सूची से संबंधित कुछ मामलों पर विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लाए जा सकते हैं, जैसे कि व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाते हैं। इसी प्रकार केंद्र राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकती है।
तो ये 3 तरह के प्रावधान हैं जो कि अपवाद वाले प्रावधान हैं, जिसमें संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की अधिकारिता रखती है। इसके अलावा राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान भी है। जब कभी राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर देगी और ये कह देगी कि राष्ट्रहित में ये आवश्यक है कि संसद जो है वो राज्य सूची के मामलों में कानून बनाना चाहिए, तो उन विषयों पर संसद ही कानून बनाएगी। इसी तरह से जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यदि आपातकाल प्रभावी हो जाए तो संसद वस्तु और सेवा कर के संबंध में राज्य सूची के मामलों की शक्तियां अधिग्रहित कर लेती है। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह के बाद तक ये व्यवस्था प्रभावी रहेगी। यहाँ भी राज्य विधानमंडल की समान मुद्दे पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित तो नहीं होती, लेकिन अगर टकराव हो जाए तो संसदीय कानून ही हावी होता है। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित कर दें कि राज्य सूची के मामले पर कानून बनाया जाए, तब संसद जो है उन पर कानून बना सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संसद उन मामलों पर भी कानून बना सकती है जिस पर उसे सीधे शक्ति प्रदान नहीं की गई है। दूसरी ओर ऐसे मामलों में राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। राज्यों द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने का अभिप्राय ये है कि उन्होंने अपने विधान निर्माण की शक्ति को स्थगित या समर्पित कर दिया है तथा सभी कुछ संसद के हाथों में सौंप दिया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि राज्यों के अनुरोध की अवस्था में भी कानून बनाने का अधिकार संसद को रहता है। एक और अनुच्छेद है 253, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। राष्ट्रपति शासन के दौरान जब राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। इसका अर्थ यह है कि इस कानून के प्रभावी होने की अवधि राष्ट्रपति शासन की अवधि से स्वतंत्र है, लेकिन ऐसे कानून को राज्य विधानमंडल द्वारा निरसित या परिवर्तित या पुनः लागू किया जा सकता है। तो हमने देखा कि केंद्र और राज्य संबंधों में जितने भी प्रावधान हैं, इन सारे प्रावधानों से स्पष्ट हो जाता है कि संविधान ने विधायी विषयों पर कानून बनाने के मामले में केंद्र की स्थिति ज़्यादा शक्तिशाली रखी है। सरकारिया आयोग जो कि केंद्र और राज्य के संबंधों में बनाया गया था, उसके सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए बनाया गया था, जिसका कालखंड 1983 से 88 तक था। उसने यह पाया कि संघीय सर्वोच्चता केंद्र एवं राज्य के कानूनों के मध्य तनाव एवं टकरावों को समाप्त करने और सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने की एक शक्ति है। यदि केंद्र की सर्वोच्चता की इस स्थिति को समाप्त किया गया तो उसके नकारात्मक प्रभावों का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए ये कहा गया कि संघीय सर्वोच्चता की जो नीति है, ये संघीय व्यवस्था के प्रभावी व निर्बाध संचालन के लिए ज़रूरी है, लेकिन केंद्र एवं राज्यों के मध्य टकराव नहीं होना चाहिए, सामंजस्य रहना चाहिए। तो ये थे केंद्र एवं राज्यों के विधायी संबंधों का वर्णन। हम अगले टॉपिक में केंद्र एवं राज्य के प्रशासनिक संबंधों को जानेंगे। आप इस टॉपिक को ठीक से तैयार कीजिए और केंद्र एवं राज्य संबंधों के तीनों ही प्रकारों, यानी कि उसके केंद्र एवं राज्य संबंधों के विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी देखें और इस टॉपिक का प्रिपरेशन करें। केंद्र और राज्य विधानों की सीमांत क्षेत्र, विधायी विषयों को बंटवारा, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान और ये राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण, ये चारों ही टॉपिक जो कि विधायी संबंधों के तहत आते हैं, इसकी प्रिपरेशन कीजिए और जब हम मिलेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। शुभकामनाएं।